अस्सलाम वालेकुम एसीसी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ACCA F3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका करेंगे हम चैप्टर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इसका ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीजें हमें डिस्कस करनी है उनमें सबसे पहले आती है हमारे पास बिजनेस एंटिटीज। बिजनेस एंटिटीज में हमारे पास तीन तरह के बिजनेस होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस। पहला हमारे पास है सोल ट्रेडर, फिर आता है पार्टनरशिप और फिर आती है हमारे पास कंपनीज। तीन तरह के इस वर्ल्ड में इस दुनिया में तीन तरह के बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनीज। देन ये जो भी बिजनेसेस हैं ये अपनी रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। जो भी इन्होंने अपनी सालाना ईयरली ट्रांजैक्शंस की हैं, अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन की है, परचेज की है, सेल्स की है, जो भी किया है, उन्होंने एक्सपेंस किया है, ड्रॉइंग्स निकाली हैं, जो भी उन्होंने किया है तो वो अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। हम इसमें इस चैप्टर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी पढ़ते हैं जिसमें हमें इसकी आ जाती है डेफिनेशन आ जाती है, इसकी नेचर, प्रिंसिपल, स्कोप, ठीक हो गया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्कोप आ जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं SOFP। और दूसरी स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और चौथी स्टेटमेंट होती है चेंजेस ऑफ इक्विटी। ये चार तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं और इन स्टेटमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ये जो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं इनके यूजर्स कौन है, कौन कौन से हैं, कौन से लोग इसको यूज करते हैं, तो उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम करते हैं सबसे पहले इसका पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सोल ट्रेडर्स। पहले पॉइंट का नाम क्या है? सोल ट्रेडर्स। इसकी डेफिनेशन है अ सोल ट्रेडर इज अ सिंगल इंडिविजुअल हु ओन, मैनेज एंड रन द बिजनेस इंडिपेंडेंटली। कि सोल ट्रेडर उसको बोलते हैं, उस बिजनेस को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक अकेला आदमी अपने बिजनेस को ओन करता है। एक अकेला आदमी उसका बिजनेस का मालिक भी होता है, उसका मैनेजर भी होता है और उस बिजनेस को ऑपरेट भी डेली बेसिस पर ऑपरेट भी वो खुद ही करता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये शॉप्स होगी, ठीक हो गया, या कॉफी शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, छोटा सा रेस्टोरेंट हो गया, ठेला वगैरह, इसको बोलते हैं सोल ट्रेडर। जिसको अकेला बंदा ओन भी करे, उसको मैनेज भी करे और उसको रन भी करे। ऑल दो ऑपरेटेड बाय वन पर्सन, द बिजनेस कैन हायर एम्प्लॉइज। और इस बिजनेस में एक बंदा जो मालिक होता है वो अपने नीचे एक दो एम्प्लॉइज को भी रख सकता है। ये नहीं है कि एक दो एम्प्लॉइज है तो उसको हम सोल ट्रेडर नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर उसने नीचे एक दो आदमी रखे हुए हैं फिर भी उसको हम सोल ट्रेडर बोल सकते हैं क्योंकि वो अकेला उस बिजनेस को ओन करता है। 100% वो उस बिजनेस को ओन कर रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी और ये डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं सोल ट्रेडर्स के। सोल ट्रेडर के बिजनेस में क्या क्या होता है। एक तो ओनरशिप चेंज हो जाती है, ओनरशिप का चेंज होना। इसमें ओनरशिप इजीली चेंज हो सकती है, यानी कि हम अपने बिजनेस को इजीली बेच सकते हैं कि या किसी दूसरे आदमी के नाम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनर की परमिशन इसके लिए चाहिए, उसकी राय चाहिए कि क्या वो बिजनेस को बेचना चाहता है, अपने ट्रांसफर करना चाहता है। उसमें ओनर की हमें रजामंदी चाहिए उसके लिए। द बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड सिंपली बाय सेलिंग इट टू न्यू ओनर सिंस द सोल ट्रेडर इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। सिर्फ सोल ट्रेडर के पास ही, मालिक के पास ही अथॉरिटी होगी कि वो बेच सके या किसी आदमी के नाम, दूसरे के नाम, नए ओनर के नाम ट्रांसफर कर दे अपने बिजनेस को। नो आउटसाइड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। किसी और का अप्रूवल हमें इसके लिए नहीं चाहिए। दूसरा हमारे पास है इसका पॉइंट है बिजनेस कंटिन्यूटी। इसमें बिजनेस का कंटिन्यू होना। बिजनेस लैक करता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, क्योंकि ये बिजनेस कौन ओन कर रहा है? एक ही बंदा ओन कर रहा है, 100% उसी का बिजनेस है और कोई इसमें इनके एक ही बिजनेस है और एक ही आदमी है। इसमें बिजनेस और आदमी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज इंडिविजुअल माने जाएंगे कि बिजनेस भी एक है और आदमी भी एक है। इट ऑटोमेटिकली एंड्स इफ द ओनर लीव्स। अगर ओनर लीव कर देता है, अपने बिजनेस को छोड़ देता है तो, या फिर सोल्ड कर देता है तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं होगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है सोल ट्रेडर का। उसके बाद आ जाती है टैक्सेशन, टैक्स का पे करना। बिजनेस इटसेल्फ इज नॉट टैक्स। कि सोल ट्रेडर में बिजनेस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन टैक्स लगता है ओनर पर। ओनर इज पर्सनली टैक्स ऑन ऑल प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस। ओनर ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है बिजनेस से, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा।
ये है टैक्सेशन का। और फिर पॉइंट हमारे पास प्रॉपर्टी ओनरशिप। ओनरशिप किसकी होती है? सिर्फ किसकी होती है? 100% ना किसी एक बंदे की होती है, सोल ट्रेडर की होती है। देयर इज नो लीगल डिवीजन बिटवीन द पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर एंड द एसेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के एसेट और ओनर के अपने पर्सनल एसेट के दरमियान कोई फर्क नहीं होता, ठीक हो गया। वो सब कुछ एक ही कैटेगरी में आते हैं, बिजनेस के एसेट्स भी और ओनर के अपने एसेट्स भी एक ही कैटेगरी में आएंगे। Legal action. The owner faces direct personal liability for any legal disputes, court judgments or fines imposed on the business. अगर बिजनेस पर कोई फाइन लग गया, कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया, हमारे पास झगड़ा हो गया है, तो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि आपको फाइन पे करना पड़ेगा, तो ओनर को वो खुद फाइन पे करना पड़ेगा, चाहे उसको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो कुछ मर्जी हुआ है, उसको अपने पर्सनल एसेट में से उसको बेचकर वो लॉस को कवर करना पड़ेगा। ये है इसके कुछ पॉइंट्स हैं। आप पढ़ लेते हैं इसके सोल ट्रेडर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसका एडवांटेज है। पहला एडवांटेज हमारे पास एब्सोल्यूट कंट्रोल। यहाँ पर यहाँ पर कंट्रोल किसका है? सिर्फ ओनर का है, एक बंदे का इसका इस पर कंट्रोल है। सो द ओनर होल्ड्स 100% अथॉरिटी, ओन्स ऑल एसेट्स एंड रिटेन्स ऑल प्रॉफिट्स। यानी कि जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं वो कौन ओन कर रहा है? सिर्फ एक मालिक ओन कर रहा है, एक सोल ट्रेडर, उसको एक इंडिविजुअल बंदा उसको ओन कर रहा है। एसेट्स भी वही ले रहा है और सारे प्रॉफिट्स भी उसी के हैं। सो बिजनेस का 100% कंट्रोल किसके पास है? ओनर के पास है। सेटअप इजी होता है इसमें। इजी सेटअप मतलब सेटिंग इज क्विक एंड सिंपल विद नो स्ट्रिक्ट कंपनी लॉज और लीगल रेगुलेशन टू फॉलो। कोई ऐसी लीगल रेगुलेशंस नहीं है, कानून नहीं है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आपको बहुत सारी कॉस्ट चाहिए इसके लिए। सेटअप बहुत इजीली हो जाता है इसमें। इंडिविजुअली बिजनेस को रन करने के लिए, सोल ट्रेडर बिजनेस को रन करने के लिए आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, कंपनी लॉज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको लीगल रेगुलेशंस के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइवेसी ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर आपने जो अपनी स्टेटमेंट्स बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, आपने उसको पब्लिकली उसको पब्लिश नहीं करना, पब्लिक में पब्लिश नहीं करना। सो देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, कोई भी कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक, कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक को दिखाएं, ठीक हो गया। सो इसके लिए क्योंकि हमारा ओनर खुद बिजनेस को ओन कर रहा है 100%, इसलिए उसको पब्लिक को इसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या मैनेज कर रहा है, कैसे नहीं मैनेज कर रहा अपने बिजनेस को, ये उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। नाउ हाई फ्लेक्सिबिलिटी। ओनर एंजॉय टोटल फ्रीडम टू डिसाइड वर्किंग आवर्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस। ओनर खुद डिसाइड करेगा कि वो कब काम करेगा, कितने बजे देगा, कितने बजे तक काम करेगा, उसको फ्रीडम है और वो इजीली एंजॉय कर सकता है अपनी जिंदगी को भी, ठीक हो गया। देन अब जहां पर इसके एडवांटेजेस हैं, तो इसी तरह इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ होंगे। तो डिसएडवांटेजेस जो है वो आप हम पढ़ते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो सबसे पहले डिसएडवांटेज हमारे पास इसका ये है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कर्जा, लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? कर्जे को बोलते हैं, कि इसकी कर्जे की कोई लिमिट नहीं होगी। जो भी कर्जा होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओनर के ऊपर ही होगा, बिजनेस के ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा, ठीक हो गया। अगर कोई ओनर कर्जे में डूब गया है तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर उस कर्जे को पे ऑफ करना पड़ेगा। सो ओनर इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस डेट्स। ओनर रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी बिजनेस के कर्जे हुए हो गए हैं उसको फुली रिस्पॉन्सिबल लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पर्सनल एसेट्स लाइक हाउस कार्स कैन बी सीज टू पे ऑफ लाइबिलिटीज। अपनी पर्सनल कार है, अपना पर्सनल गाड़ी है, उसको बेचकर उसको वो जो उस पर लाइबिलिटी हुई है उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका लिमिटेड फाइनेंस, कि ये अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए इसको लॉन्ग टर्म बैंक्स फाइनेंस नहीं देते, इसको लोन्स नहीं देते, क्योंकि ये क्या है? सोल ट्रेडर है और सोल ट्रेडर की इतनी गारंटी नहीं होती कि वो उसका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक हो गया। सो रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल इज डिफिकल्ट, यानी कि 10, 15, 20, 50 साल का लोन लेना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये लोन नहीं ले सकता। एंड द बिजनेस डिपेंड्स मोस्टली ऑन ओनर्स पर्सनल सेविंग्स और शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बिजनेस किस पर डिपेंड करेगा? अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई सेविंग्स की है तो उस पर डिपेंड करता है बिजनेस, ठीक हो गया। अगर सेविंग्स नहीं की तो बिजनेस क्या हो जाएगा? लॉस में चला जाएगा। अगर बिजनेस को कभी लॉस हुआ तो ओनर उसको रिकवर नहीं कर सकेगा, या फिर उसने बैंक से थोड़ा बहुत लोन लिया होगा तो उससे बिजनेस को चला सकता है, 1-2 साल का जो लोन लिया होगा, ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। वही हमने की फीचर में भी पढ़ा था कि इसकी लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। अगर बिजनेस का सोल ट्रेडर मर जाता है, ये बिजनेस को छोड़ देता है अपनी, ठीक हो गया, तो वो रिटायर हो जाता है, तो बिजनेस आगे नहीं चल सकता हत्ता कि सिंस के उस बिजनेस को आपने ट्रांसफर ना किया हो।
जब तक आप ट्रांसफर कर देंगे तो फिर हो सकता है अगला बंदा अपने बिजनेस आपके बिजनेस को चलाए। लेकिन अगर आप लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया है, आप मर गए हो, डाई हो गए हो, तो आपका बिजनेस आगे नहीं चल सकता, वो वहीं पर बंद हो जाएगा। द बिजनेस लीगली शट डाउन इफ द सोल ट्रेडर डाइज or retires unless a prior agreement is made to sell or transfer it। सो ये थे हमारे पास सोल ट्रेडर का, इसके फीचर्स भी पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया, इसकी एडवांटेजेस भी पढ़ी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेंगे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। सो आगे हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप। दूसरा का हमारे पास पॉइंट है पार्टनरशिप। दूसरी टाइप से बिजनेस एंटिटी की दूसरी टाइप कौन सी है? पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप भी सोल ट्रेडर की तरह ही होता है, इसके की फीचर सेम उसी तरह है। और अ पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ पार्टनरशिप इज वेयर टू और मोर पीपल owns and operate business together with a view to making a profit। बिजनेस जाहिर सी बात है प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। बिजनेस को क्या किस लिए करते हैं हम? कि हम प्रॉफिट को अर्न कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। सो पार्टनरशिप में हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर एक ओनर नहीं होगा, 2 या 3 या 4 5 ओनर्स हो सकते हैं। ठीक हो गया? इस पार्टनरशिप में 2 3 4 5 ओनर्स हो सकते हैं जो अपना पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब इसके पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। की फीचर्स हैं, पहले तो है चेंज इन बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस की ओनरशिप में चेंज कैसे होता है? तो इसका पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल द पार्टनर्स मस्ट एग्री टू न्यू पार्टनर बीइंग एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। अगर हमने 3 बंदों ने पार्टनरशिप कर ली है और अगर एक चौथा बंदा इन्वेस्ट होना चाहता है, दोबारा इस पार्टनरशिप में आना चाहता है, तो उसके लिए तीनों पार्टनर्स का आपस में राजी होना जरूरी है, उनकी रजामंदी लाजमी है। ठीक हो गया? अगर वो तीनों पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी वो नया पार्टनर आएगा और उस नए पार्टनर को उसमें एंटर होने के लिए पार्टनरशिप में उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जितनी बाकी पार्टनर्स ने, या उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब पार्टनर विल टिपिकली बाय इनटू द पार्टनर्स बाय इन्वेस्टिंग। नया पार्टनर कैसे होगा शामिल इसमें, कैसे इन्वॉल्व होगा? इन्वेस्टिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके। फिर दूसरा पॉइंट है इसका बिजनेस कंटिन्यूएशन। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सोल ट्रेडर में क्या था? लैक ऑफ कंटिन्यूएशन था। अगर बंदा मर जाता है, सोल ट्रेडर मर जाता है, ओनर मर जाता है या वो रिटायर हो जाता है तो बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई केस नहीं होता। अगर पार्टनर इफ पार्टनर लीव्स पार्टनरशिप, अगर सारे के पार्टनर एक पार्टनर लीव कर जाता है पार्टनरशिप को, द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड्स। तो वो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी अनलेस द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउज द रिमेनिंग पार्टनर्स टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप। अगर बाकी के पार्टनर्स अपने आप में एग्री हैं कि हम अपनी इस पार्टनरशिप को जारी रखेंगे, एक बंदे के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो बिजनेस चलेगा, कंटिन्यू होगा। तो इसमें यही बात कह रहे हैं कि अगर एक पार्टनर चला गया है तो बाकी अगर 3 राजी हैं तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो अपने एग्री नहीं है तो बिजनेस फिर भी वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब टैक्सेस की बात करते हैं तो टैक्सेस यहाँ पर भी बिजनेस पर नहीं रखते। इंडिविजुअल पार्टनर्स आर लायबल फॉर टैक्स ऑन देयर शेयर्स ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट। जो इंडिविजुअल को 3 या 4 है पार्टनर्स, उन्होंने जो प्रॉफिट लिया है इसमें से वो उसी प्रॉफिट पर इंडिविजुअल टैक्स पे करेंगे। उसमें बिजनेस का टोटल प्रॉफिट्स पर कोई टैक्स पे नहीं होगा। बिजनेस पार्टनरशिप इटसेल्फ इज नॉट लायबल फॉर टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी। बिजनेस प्रॉपर्टी का ओनरशिप क्या होगा? देयर इज नो सेपरेट ऑफ ओनरशिप बिटवीन पार्टनरशिप बिजनेस एंड इट्स ओनर पार्टनर। कोई इसमें सेपरेशन नहीं होती ओनरशिप पार्टनरशिप के दरमियान। तमाम पार्टनर्स इसके मालिक होते हैं, ओनर होते हैं। ठीक हो गया? अपने अपने शेयर के मुताबिक। ठीक हो गया? कोई 20% का होगा मालिक, कोई 30% का होगा, कोई 40% का होगा। ठीक हो गया? इसी तरह ये अपने अपने बिजनेस अपनी अपनी परसेंटेज के मुताबिक ओनरशिप एक्वायर करेंगे। ठीक हो गया? नाउ नेक्स्ट हमारे पास लीगल एक्शन। पार्टनर्स आर लीगली लायबल फॉर एनी पेनल्टीज एंड फाइन्स incurred if a legal dispute occurs and a court judgment is made against the partnership। अगर पार्टनरशिप के अगेंस्ट फैसला हो गया, कोर्ट ने दे दिया है, तो पार्टनर्स को वो फाइन पे करना पड़ेगा, इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा, उसको पार्टनरशिप में लाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसका एडवांटेज और फिर पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट शेयरिंग। पहले पार्टनरशिप में जब सारे आपस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक अपनी रेशियो को कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि इसका प्रॉफिट इतना होगा। इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रेशियो डिसाइड होती है। ठीक हो गया? जो प्रॉफिट की रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। जिसकी ज्यादा पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट होगी उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसकी कम इन्वेस्टमेंट होगी उसका प्रॉफिट भी रेशियो भी कम होगा।
So a partnership will have partnership agreement that set out how the business will operated, included partners joining and leaving the profit sharing arrangement. जब प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के को देखकर होगा डिसाइड, ठीक हो गया। नाउ आगे हमारे पास है रेजिंग फाइनेंस। If the existing partners being another partner into the business, the new partner will be required to contribute financially. अगर नया पार्टनर है तो उसको इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी होगी, इसलिए वो पार्टनरशिप में इंक्लूड होगा। आगे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ पार्टनरशिप डज नॉट हैव टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, however a partnership will need to produce financial statement to show the share of profit between the partners and to provide information to the tax authorities and or lenders such as bank. अगर उन्होंने बैंक से कोई लोन लेना है तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक को दिखानी पड़ेंगी कि हम इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और इससे इसकी बेस पर हमें लोन दिया जाए। जहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज को इंडिविजुअली टैक्स पे करने के लिए उनको ये स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, और ये इनको पार्टनरशिप में भी इन स्टेटमेंट्स को पब्लिक में पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। स्किल्स एंड नॉलेज। डिफरेंट पार्टनर्स हैव डिफरेंट बिजनेस। मुख्तलिफ लोग हैं, हर एक अपना दिमाग है, हर एक के अपने पास अपनी स्किल है, अपना दिमाग, अपनी स्किल्स। तो जब जो तमाम दो तीन पार्टनर्स आपस में कनेक्ट करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, तो उनके अपने आइडियाज शेयर करते हैं, जिससे बिजनेस ग्रो करता है और डेवलपमेंट होती है बिजनेस में और प्रॉफिट होता है। स्किल्स एंड नॉलेज, this can enhance the business because they can concentrate on what they do best. So हर एक के पास अपनी स्किल्स है, अपनी स्किल में वो महारत रखता है, अपने में वो महारत रखता है, तो वो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, जिससे उसको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब इसमें रिस्क है, हैविंग मोर पार्टनर इन पार्टनरशिप विल स्प्रेड द बिजनेस रिस्क टू मोर पीपल। रिस्क जो है होता है वो तमाम पार्टनर्स पर डिवाइड हो जाता है, तमाम का तमाम। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में लॉस हुआ 50,000, अगर तो सोल ट्रेडर है तो वो सोल ट्रेडर पर 50,000 एक सोल ट्रेडर को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही लॉस जो हो गया पार्टनरशिप में, चार पार्टनर्स हैं, तो वो चार पार्टनर्स पर ये 50,000 का लॉस डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि रिस्क डिवाइड हो जाता है, कम रिस्क हो जाता है, इंडिविजुअल पर कम रिस्क हो जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ पुअर परफॉर्मेंस एंड लॉसेस विल बी रिड्यूस्ड फॉर ईच पार्टनर। और इससे पुअर परफॉर्मेंस और लॉसेस भी रिड्यूस होंगे। इंडिविजुअली वही बोल रहे हैं, अगर लॉस हुआ है या पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काम अच्छा क्वालिटी का नहीं हो रहा, तो वो उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है हर पार्टनर पर इंडिविजुअली। पार्टनरशिप पर तो उसका इम्पैक्ट एक जैसा रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल पर ये इफेक्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज है इसका कॉस्ट, कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट चाहिए, तो ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करने के लिए कॉस्ट बहुत लगती है। सो ड्राइंग ऑफ लीगली बाइंडिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल कॉस्ट मनी, पैसों की जरूरत है इसके लिए। डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आइडिया दिया अपना, तो बाकी दो ने उसका रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इससे बिजनेस क्या होगा, उसको बिजनेस को अपना आइडियाज देने में, डिसीजन मेक करने में टाइम लगेगा, जिससे वो उनकी प्रोग्रेशन रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे आप बिजनेस को। सो वही लिखा हुआ है, टाइम टेकन टू मेक डिसीजन में बी slow in partnership if the partners disagree. This can slow down the progression and development of the business. इससे बिजनेस की प्रोग्रेशन रुकती है और डेवलपमेंट भी रुक जाती है। फिर आगे हमारे पास आ गया प्रॉफिट शेयरिंग। Since profit and losses are shared among the partners, there may be no incentive for any other partner to work harder than the other partner. पार्टनरशिप है, चार बंदे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, दो अपना हार्डवर्क दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन दो जो है वो सुस्ती कर रहे हैं, उनको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जो प्रॉफिट होगा उन दो के हार्डवर्क करने की वजह से, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो चारों में इक्वली डिवाइड होगा। ये नहीं होगा कि उन्होंने ज्यादा काम किया तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या बोनस मिलेगा, या इंसेंटिव मिलेगा, नहीं, उनको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक हो गया, ये बात हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग की। फिर है बिजनेस कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप में नीड टू बी डिसॉल्व इफ वन ऑफ द पार्टनर कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग। For the partnership to continue, the remaining partner may need to admit a new partner and establish a new partnership. अगर एक पार्टनर छोड़ गया है तो बाकी पार्टनर्स को चाहिए एक और पार्टनर लाए अपनी पार्टनरशिप में और उससे इन्वेस्टमेंट करवाएं, तो जैसा कि आगे बिजनेस कंटिन्यू हो सके। लाइबिलिटी, ईच पार्टनर्स पर्सनल एसेट आर एट रिस्क। सोल ट्रेडर की तरह इसमें भी लाइबिलिटी जो होती है पर्सनल एसेट पर होती है। बिजनेस बैंकरप्सी कैन अकर, इसमें बिजनेस पर्सनल बैंकरप्सी भी हो सकती है इंडिविजुअल की। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएग्रीमेंट एंड डिस्प्यूट्स।
Several disagreements or dispute does not resolve promptly between partners can result in hung decision or in the worst case scenario the partnership ending. अगर झगड़ा हो गया है किसी मामले पर तो वो पार्टनरशिप वहीं पर खत्म हो जाएगी और बिजनेस ग्रो नहीं कर सकेगा। फिर आगे हमारे पास आ गई बिजनेस एंटिटी कंपनीज, तीसरी टाइप है ये कंपनीज। अब कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन राइट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। हम कंपनी को एक इंडिविजुअल मानते हैं, इसमें कंपनी को क्या करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन माना जाता है और ये कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सन होती है जिसमें शेयर होल्डर्स अलग होते हैं और डायरेक्टर्स अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्टर उस कंपनी को चलाते हैं उस पैसे से। ठीक हो गया। सो ओनर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो होल्ड शेयर्स इन दी कंपनी, उनकी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, अपना पैसा लगाया है बिजनेस में, कंपनी बनाई है और अपने शेयर्स वो होल्ड करते हैं। शेयर होल्डर्स रिक्वायर आर रिटर्न on their investment in a form of dividend or an increase in value of their shares। शेयर होल्डर्स क्या मांगते हैं, वो बोलते हैं हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और हमें प्रॉफिट पर इतना डिविडेंड चाहिए हर साल, उसको बोलते हैं डिविडेंड। जितना उनका रिटर्न उनको डिविडेंड चाहिए हर साल, तो शेयर होल्डर्स अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में डिविडेंड मांगते हैं। और या फिर अगर डिविडेंड नहीं लेना तो उनके शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाएं, हर साल उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। Director may be hired to run the company on behalf of the shareholders, although many small companies are managed by their owners। शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, जबकि छोटी जो कंपनी होती हैं उसमें ओनर्स खुद ही मैनेज करते हैं कंपनीज को। शेयर होल्डर्स आर ओनली लायबल फॉर द अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर देयर शेयर्स। शेयर होल्डर्स उसी के लिए लायबल है, उनको उनका पर कर्जा सिर्फ उसी अमाउंट का होगा जिसको उन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक हो गया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भी प्राइवेट और पब्लिक। कंपनी दो तरह की हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। आप देखते हैं प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है। पब्लिक कंपनीज टेंड टू बी लार्जर। जो पब्लिक कंपनी होती है इसमें पब्लिक के शेयर्स होते हैं कंपनी में और ये बहुत बड़ी कंपनी होती है। एंड देयर शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और इनके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है, जिसका मतलब है कि पब्लिक शेयर्स को बाय कर सकती है। और इसी तरह प्राइवेट कंपनी जो होती है विल हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। इसमें शेयर होल्डर होते तो बड़े हैं लेकिन उनकी तादाद कम होती है। मे रिक्वायर अप्रूवल ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बिफोर इशूइंग न्यू शेयर्स। और इसमें हमें नए शेयर्स इशू करने से पहले हमें जो पहले शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनकी अप्रूवल की जरूरत है कि अगर वो अप्रूव करेंगे कि शेयर्स इशू होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी वो शेयर्स इशू करेंगे और इन्वेस्टमेंट आएगी कंपनी की और आगे कंपनी चलेगी। आप फीचर्स पढ़ लेते हैं और इसमें ओनरशिप किसकी होती है। शेयर होल्डर्स कैन बाय एंड सेल शेयर्स इन अ कंपनी विदाउट नीडिंग अदर शेयर होल्डर्स टू एग्री। कि एक शेयर होल्डर, एक इन्वेस्टर अपना शेयर बेच सकता है या फिर खरीद सकता है बगैर किसी दूसरे शेयर होल्डर के एग्रीमेंट के। ठीक हो गया। स्मॉलर कंपनीज कैन रिस्ट्रिक्ट द सेल टू मेक द शेयर अवेलेबल टू शेयर होल्डर बिफोर बीइंग प्लेस्ड ऑन द ओपन मार्केट। जबकि जो छोटी मार्केट कंपनीज होती है ना वो बोलती हैं पहले अपने शेयर्स को, अगर आप लोगों ने अपने शेयर्स को बेचना है तो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना उनको बेचे, अगर वो नहीं खरीदते तो फिर ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को इशू कर दें, उनको बेच दें पब्लिक में। और बिजनेस कंटिन्यूएशन, कंपनी का शेयर होल्डर चेंज, अगर का शेयर होल्डर चेंज हो जाता है तो ये अफेक्ट नहीं करता कंपनी को, कंपनी चलती रहती है और नया शेयर होल्डर आ जाता है और कंपनी चलती रहती है। अब टैक्स का क्या है कि टैक्स यहाँ पर कंपनी लायबल टू टैक्स ओनली प्रॉफिट इट जनरेट। कंपनी में जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा उस पर टैक्स लगेगा अलग से, वो दूसरा टैक्स लगेगा इंडिविजुअल पर। इंडिविजुअल ने डिविडेंड लिया उस डिविडेंड पर भी टैक्स लगेगा। और ये टैक्स रेट्स आप सब ये जो टैक्स रेट्स हैं आप ये सब कुछ पढ़ेंगे F6 में आगे जाके। ठीक हो गया। फिलहाल के लिए आप लोगों ने याद रखना है डिविडेंड होता है शेयर होल्डर्स देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर। ठीक हो गया। कंपनी जो प्रॉफिट देती है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को। ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप किसकी होती है। सो कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी प्रॉपर्टी ओन करती है और ओनरशिप डज नॉट नीड टू बी इन एनीवन एल्स नेम। और इसमें किसी शेयर होल्डर का नाम नहीं होता कि इस शेयर होल्डर की वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, कंपनी की होगी। और शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, और शेयर होल्डर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता उस प्रॉपर्टी पर।
नेक्स्ट है लीगल एक्शन। द लीगल रिपरकशंस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज आर लिमिटेड टू द बिजनेस ओनली। ठीक हो गया, अगर लीगल कोई झगड़ा हो गया तो वो सिर्फ कंपनी तक ही महदूद होगा, बिजनेस तक ही महदूद होगा। द ओनर्स लीगल लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ दे ओन। अगर ओनर पर कोई लाइबिलिटी आई है तो वो उस पर लाइबिलिटी उसके शेयर्स के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक हो गया। इट इज द कंपनी दैट इज लीगली लायबल, नॉट इट्स शेयर होल्डर। इसमें कंपनी लायबल होती है, अगर कर्जा आ जाता है, डूब जाती है कंपनी, लॉस हो जाता है, वो कंपनी जिम्मेदार होगी उसकी इंडिविजुअली, उस पर शेयर होल्डर्स पर कोई भी कर्जा नहीं आएगा। अब एडवांटेजेस पढ़ते हैं इसकी। सबसे पहले एडवांटेज है कंपनी का लाइबिलिटी। लाइबिलिटी प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स बाय लिमिटिंग देयर पर्सनल और डेट्स ऑफ द कंपनी टू द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक हो गया, लेकिन कंपनी लॉस में चलेगी तो अब क्या होगा कि वो जो लॉस है वो इंडिविजुअल पर नहीं आएगा, वो लॉस या तो कंपनी पे करेगी या फिर कंपनी खत्म हो जाएगी, उसको बेचकर वो लॉस कवर कर देगी। ठीक हो गया। पर्सनल पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू रिपे एनी ऑफ द कंपनीज डेट। शेयर होल्डर्स को अपने पर्सनल एसेट बेचने की कोई जरूरत नहीं है इस डेट को कवर करने की। ठीक हो गया। एंड रेजिंग फाइनेंस लाइबिलिटी कंपनीज में भी हैव इजियर एसेट्स टू फाइनेंस। कंपनीज के लिए आसान होता है कि वो फाइनेंस को असेस कर सकते हैं। कैसे? वो शेयर्स इश्यू करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को या फिर पब्लिक को, पब्लिक कंपनी में पब्लिक को शेयर कर देंगे इशू। ठीक हो गया। जिससे इन्वेस्टमेंट आएगी और कंपनी चलेगी, फाइनेंस आएगा। ठीक हो गया। फिर बिजनेस कंटिन्यूशन। लाइबिलिटी कंपनीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ओनर टू अनदर if the current shareholder decide to sell their share, another shareholders can purchase them and the business will continue to operate the usual। वही बात है, अगर शेयर होल्डर चला जाता है तो बिजनेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नया शेयर होल्डर आ जाएगा, वो उसके शेयर्स ले लेगा और बिजनेस कंटिन्यू होगा। इसके नुकसान भी हैं कुछ, डिसएडवांटेजेस। पहला, कॉस्ट। कंपनी में आने के लिए हमें बहुत सारी कॉस्ट है। ठीक हो गया। और कुछ लीगल और कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके लिए हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा चाहिए, पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें। ठीक हो गया। और considerably more administration involved in running a limited liability company compared with the partnership or sole trader, such as the requirement to hold general meetings। अगर मीटिंग करनी है तो हमें इसमें बहुत सारा स्टाफ चाहिए कंपनी में, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। ठीक हो गया। या जबकि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। Company is required to produce financial statement in accordance with accounting standards, may be required to have these audited, incurring professional fees। कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए, अपने सप्लायर्स को दिखाने के लिए, कस्टमर्स को दिखाने के लिए। ठीक हो गया। फाइनेंस देने के लिए। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन जाती हैं तो इनको फिर ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट करवाना पड़ता है कि ये क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी है। ठीक हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोग पढ़ेंगे F7 में आगे। और इसको ऑडिट करवाने की एक बहुत ज्यादा फीस होती है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल फीस। फिर टैक्स, डबल टैक्स लग रहा है कंपनी पर। एक तो लाइबिलिटी कंपनी के प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा, दूसरा ओनर के अपना डिविडेंड पर भी टैक्स लगेगा, डबल टैक्स लगता है इसमें। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पब्लिक का होना। कंपनी कैन नॉट कीप इट्स बिजनेस अफेयर्स प्राइवेट एज इट रिलाइज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। ठीक हो गया। जैसा कि कंपनी चलने के लिए मनी चाहिए और वो मनी हमें पब्लिक से, उसके पब्लिक को शेयर इश्यू करके पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ती है, इसीलिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक करना पड़ता है कि पीपल्स, लोग देखें कि क्या हमारी कंपनी सही चल रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये नहीं चल रही, अच्छे से रन कर रही है, तभी वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे। लाइबिलिटी कंपनीज मस्ट फाइल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स विद द कंपनी रजिस्ट्रार मेकिंग देम अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। वही बात हो रही है कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली पब्लिश करनी पड़ती हैं ताकि पब्लिक देख सके कि क्या कंपनी सही रन कर रही है, ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही, तभी वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। ये था हमारे पास कंपनी, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर। आज हमारा चैप्टर 1 जो है वो आधा मुकम्मल हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम करेंगे जो बाकी रह गया। ठीक हो गया। जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, चेंज इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज, इस सब को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।